हेलो, हाय फ्रेंड्स, आपका एम आर लाइव क्लास या आईटी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं अपने जेमिनियल इलेक्ट्रिशियन के पेपर्स। तो इसमें हम प्रत्येक पेपर के क्वेश्चंस आंसर देखने वाले हैं और मैं इसमें क्वेश्चंस के जो आंसर दे रखे हैं वो मैंने छुपा दिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने पढ़े भी होंगे और आपके पास ये पेपर्स होंगे भी। तो मैं इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एक्स्ट्रा, वो क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगा। और मैं जो भी आपके न्यूमेरल क्वेश्चंस आ रखे हैं मैं उनका सॉल्यूशन भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने इलेक्ट्रिशियन न्यूमेरिकल जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने प्रत्येक क्वेश्चंस को करवा दिया है फ्रेंड्स। तो आपने अगर पिछली क्लासेज जितने भी अपने एम आर लाइव क्लास आई टी चैनल पर जाकर के ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको उन क्लासेस से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि किसी धातु के तार के क्षेत्र की दी गई लंबाई दो गुनी हो जाती है तो इसका प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा। तो समझिए फ्रेंड्स, इसमें ये बोला जा रहा है कि कोई धातु का तार है, अगर उसकी दी गई लंबाई क्या हो जाती है, अगर दो गुनी हो जाती है तो इसका प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा। तो आपको एक फॉर्मूला पता है फ्रेंड्स कि आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बटे व ए होता है। जब हम प्रतिरोध का मान जब बढ़ाते हैं तो लंबाई का मान बढ़ता है, या आर समानुपाती एल आपने देखा है। ओके, तो अब यहाँ पे ये देखिए कि इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए बोला जा रहा है आर समानुपाती एल अपॉन ए। कहने का मतलब यहाँ पे क्षेत्र दिया गया है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं क्रॉस सेक्शन धातु के तार के क्षेत्र का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। अब उसको क्या बोल रहा है ये, अगर लंबाई दो गुनी हो जाती है, क्रॉस सेक्शन एरिया की अगर लंबाई दो गुना हो जाती है तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मान जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं तो रेजिस्टेंस का मान घटता जाता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, अगर हम क्षेत्र की दी गई लंबाई को दो गुना हो जाती है तो इसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन समझ में आया होगा फ्रेंड्स आपको। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है। एक चालक तार है, उसमें अगर हम धारा प्रवाहित करवा रहे हैं तो उसमें क्या हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। वो ऊष्मा किसके समानुपाती होती है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एच बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है। अब आपने देखा एच को हम किससे डिनोट करते हैं, ऊष्मा को डिनोट करते हैं, और एच बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है। प्रतिरोध, टाइम और धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या रहने वाला है अपना, करंट के समानुपाती होता है। आपको क्वेश्चन अच्छा भी लगा होगा फ्रेंड्स। एक चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है, करंट के समानुपाती होती है। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोरेसेंट लैंप के सिरों के काला पड़ने का संभावित कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। में जो फ्लोरेसेंट लैंप होता है, जो अपनी ट्यूबलाइट होती है, आपने देखा होगा कि जब वो खराब हो जाती है या हम उसको देखते हैं तो उसके जो जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं वहाँ से वो क्या मतलब खराब हो जाती है, क्या मतलब उसका जो सिरे होते हैं वो स्टार्टिंग वाले काले पड़ जाते हैं। बीच में जो पूरी वाइट रहती है तो उसके सिरे जो स्टार्टिंग वाले जो सिरे होते हैं जहाँ से हम क्या रोशनी जो उत्पन्न होती है, आपने बीच में तो देखा होगा कि पूरा वाइट रहता है, तो साइड में जो है वो स्टार्टिंग जो टर्मिनल होते हैं वहाँ से वो काला पड़ जाता है। ओके, तो इसका कारण क्या क्या हो सकता है। अब इसका कारण क्या क्या हो सकता है, फ्लोरेसेंट लैम्प को बार बार शुरू करना। अगर हम फ्लोरेसेंट लैम्प को अगर हम स्विच को बार बार ऑन ऑफ करते हैं तो उससे भी उस लैम्प के सिरे काले पड़ने का स्वाभाविक कारण होता है। ओके, आप उससे समझ सकते हो। कम या अधिक वोल्टेज, अगर अपने घरों में अगर कम या अधिक वोल्टेज आती है तो इस वजह से भी उसके जो सिरे वो खराब हो जाते हैं, में काले पड़ जाते हैं। अनुचित बेलास्ट में किसी कारणवश शॉर्ट सर्किट होना, या प्रीहीट के लिए स्टार्टर द्वारा बहुत अधिक या बहुत कम समय लेना। क्या मतलब जो वो स्टार्टिंग के समय या तो बहुत अधिक समय ले रहा है, क्या नाम जो हम स्टार्टर लगा करके रखते हैं, अगर वो अपनी जो हम लोग जो उसमें क्या नाम धारा प्रवाहित करवा रहा है, अगर वो स्टार्टर वर्क नहीं कर रहा है, वो क्या नाम मतलब देरी से वर्क कर रहा है, तो उसकी वजह से भी अपना फ्लोरेसेंट लैंप के जो सिरे होते हैं वो काले पड़ सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया फ्रेंड्स। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब सोडियम वेपर लैंप चालू किया जाता है तो अपना आंसर क्या रहेगा, इसमें देखिए तीसरे नंबर का आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी रहेगा। फ्लोरेसेंट लैंप को बार बार शुरू करना, कम या अधिक वोल्टेज, अनुचित बेलास्ट, प्रीहीट के लिए स्टार्टर द्वारा बहुत अधिक या कम समय लेना। आपको क्वेश्चन समझ में आया तो फ्रेंड्स आप अभी क्लास को लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 4।
जब सोडियम वेपर लैंप चालू किया जाता है, जब सोडियम वेपर लैंप को हम जब क्या करते हैं, स्टार्टिंग के समय हम जब चालू करते हैं, प्रारंभिक रंग कौन सा होता है उसका? प्रारंभिक रंग पीला होता है। आपने देखा होगा आपकी किताबों में ये गुलाबी गलत लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या रहेगा? पीला होता है। जब वो स्टार्टिंग के समय जब वो स्टार्ट किया जाता है, तब वो जो उसकी स्टार्टिंग का जो कलर होता है वो पीली रोशनी के साथ में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। ऐसे सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की गई खपत कितनी होती है? बिजली की गई खपत कितनी होती है? मैं ऐसे सर्किट में शुद्ध प्रेरक में इंडक्टर का मान क्या रहता है? उसमें शुद्ध प्रेरक का मान क्या होता है? अगर जीरो है तो जीरो है, इंडक्टर का मान क्या है? जीरो। तो एक्सएल बराबर क्या होता है? 2 π/F L होता है। अब एक्सएल का मान अगर जीरो हो गया तो सर्किट में बिजली की गई खपत क्या रहेगी? जीरो होगी, क्योंकि P बराबर क्या होता है? P बराबर क्या होता है? V² / R होता है। तो यहाँ पे हम एक्सएल ले लेंगे, तो एक्सएल का मान अगर जीरो हो जाता है तो उसमें जो पावर खपत होगी वो भी क्या रहेगी? 0 वाट रहेगी। जब आप किसी भी सर्किट में या किसी भी आपने देखा होगा कि मतलब अगर हम जीरो का किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या में अगर भाग देते हैं तो अपना मान क्या आता है? जीरो ही आता है। ऐसी सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की गई खपत कितनी होगी? इसमें आंसर क्या रहेगा अपना? 0 वाट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 फेज प्रणाली में 3 आपूर्ति लाइनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं? कौन से अक्षरों से प्रयुक्त किया जाता है? जो अपने जो घरों में जो 3 फेज लाइन आती है, जो लाइन के जो तार होते हैं जहाँ से हम खंभे पे से बिजली लेते हैं, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? L1 L2 और L3 से डिनोट करते हैं। और जो अपनी मोटर होती है उनको किससे डिनोट करते हैं? RYB से हम डिनोट करते हैं। और जो क्या मतलब आपने देखा होगा, मैं सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, उनको हम U1 U2 से, V1 V2 से, W1 W2 से इनसे डिनोट करते हैं। तो 3 फेज प्रणाली में 3 आपूर्ति लाइनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अक्षर प्रयुक्त किए जाते हैं? L1 L2 और L3 से प्रयुक्त किया जाता है। वाटमीटर में निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है? जो अपना वाटमीटर होता है वो कौन सी से प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत गति के प्रभाव पर कार्य करता है। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक विद्युत प्रकाश को इंगित करता है? जो ये प्रतीक चिन्ह दे रखा है ये किसको इंगित करता है? ट्रांसफॉर्मर वाला लैंप को इंगित करता है। तो आंसर क्या रहेगा अपना? ट्रांसफॉर्मर वाला लैंप। अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा करने वाले कॉइल का गुणधर्म इनमें से क्या है? क्या रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर प्रेरकत्व रहेगा। जो इंडक्टर जो होता है, अपने जो प्रेरकत्व होता है वो क्या होता है? पास पड़ी कुंडली में मतलब किसी एक प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, आपने ट्रांसफार्मर में देखा होगा कि पास पड़ी कुंडली में भी क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण उसमें फ्लक्स जनरेट हो जाता है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा करने वाले कॉइल का गुणधर्म इनमें से क्या रहेगा? अपना प्रेरकत्व आंसर रहेगा। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है, प्रेरकत्व के लिए माप की मूल इकाई क्या होती है? हेनरी होती है। 10 नंबर के क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर रहेगा। अन्योन्य प्रेरण किसका बुनियादी परिचालन सिद्धांत होता है? अन्योन्य प्रेरण आपने म्यूचुअल इंडक्टेंस के नाम से सुना होगा फ्रेंड, म्यूचुअल इंडक्टेंस या अन्योन्य प्रेरण। अब ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कौन से उपकरण जो अपने काम करते हैं, उनमें कौन कौन सा सिद्धांत, क्या मतलब ये जो सिद्धांत लगता है अन्योन्य प्रेरण का, वो किस किस उपकरण पे लगता है? ट्रांसफॉर्मर आपने देखा, ट्रांसफॉर्मर के अंदर पास पड़ी कुंडली में म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण उसमें सेकेंडरी के अंदर क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। आपने ये देखा। मोटर में क्या होता है फ्रेंड्स? आपने मोटर में भी देखा होगा कि हम जब जो उसके अंदर स्टेटर पे जो वाइंडिंग की हुई होती है, हम स्टेटर पे क्या देते हैं? सप्लाई देते हैं। और रोटर पे हम कोई सप्लाई नहीं देते, लेकिन रोटर अपना क्या उसमें एक इंडक्शन के कारण में, उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण उसमें क्या होता है? में NS जो पोल जनरेट हो जाते हैं उसमें मैग्नेट उत्पन्न हो जाता है और उसी से वो मोटर अपनी रोटेशन गति बना लेती है। वो अपने जनरेटर में भी ऐसा ही होता है। तो आपका जो आंसर रहेगा अन्योन्य प्रेरण किसका बुनियादी परिचालन सिद्धांत होता है? केवल A B C उपरोक्त तीनों का होगा। रेक्टिफायर किस पे कार्य करता है? रेक्टिफायर अपने DC सप्लाई पे कार्य करता है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिजाइनों के अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए निम्न में से कौन सा शोल्डरलेस डिवाइस है?
कहने का मतलब ये अपना जो उपकरण होता है, में इलेक्ट्रॉनिक्स जो टेस्ट सर्किट डिजाइनों में जो हम सोल्डर करते हैं, वो कौन सा सोल्डर का उपयोग करते हैं? ब्रेडबोर्ड सोल्डर डिवाइस का प्रयोग करते हैं। जो निम्न में से कौन सा सोल्डरलेस डिवाइस होता है? ब्रेडबोर्ड डिवाइस होता है। अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए निम्न में से कौन सा सोल्डरलेस डिवाइस होता है? ब्रेडबोर्ड डिवाइस होता है। यह प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक को इंगित करता है? ये जो प्रतीक दे रखा है हमें, ये सिंबल, तो ये किसका चिन्ह है? ये किसका होता है? ये अपना प्रीसेट प्रतिरोधक का होता है। कहने का मतलब हम इसके मान को कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसी भी सर्किट में हमें जितनी में रेजिस्टेंस चाहिए, हम उतना रेजिस्टेंस उसमें बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपनी जो फ्रेस होती है, फ्रेस में हम उसमें हम थर्मोस्टेट देखते हैं। तो थर्मोस्टेट को हम जैसे उसका नंबर के हिसाब से आजकल दिया जाता है। आपके जो आती है फ्रेश, उसमें आपने देखा होगा मैं 1 2 3 4 नंबर काउंट किए हुए रहते, तो आप 1 पे 2 पे 3 पे आप सेट कर लेते हो। उसी प्रकार हम इस रजिस्टर में प्रतिरोधक में भी ऐसा ही करते हैं। तो इसमें जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस का मान बढ़ाते जाते हैं, तो अपना धारा का मान घटता जाता है और उसमें हीट जनरेट होती रहती है। ओके, तो यहाँ पे देख समझिए, आर बराबर क्या होता है? वी बटे आई। जहाँ पे प्रतिरोध का मान ज़्यादा रहेगा वहाँ पे धारा का मान कम रहेगा। ओके, और वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वोल्टेज जो हम इनपुट की हुई होती है वही वोल्टेज अपने सर्किट में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत है? जो एम्पलीफायर के विपरीत कौन सा डिवाइस रहेगा? एंटेन्यूएटर रहता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है। आगे आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत होता है? जो एम्पलीफायर जो वर्क करता है उसके विपरीत कार्य कौन सा करता है? एंटेन्यूएटर, ये इसके विपरीत कार्य करता है। परमाणु संख्या 14 वाले तत्व सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आपने देखा परमाणु संख्या 14, अब 14 नंबर पर कौन सा होता है? सिलिकॉन होता है। अब सिलिकॉन, और आपने एक और देखा होगा मैं, ये सिलिकॉन क्या होता है? अर्ध सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। मैं क्या मतलब, ये अर्ध सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ये क्या होता है? मैं अर्धचालक होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? जर्मेनियम और सिलिकॉन होता है। तो इसकी जो कक्ष में जो कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 16 नंबर का क्वेश्चन, केवीएल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो अपना किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर रहेगा। और फ्रेंड्स, मैं केसीएल और केवीएल के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको यूट्यूब की क्लासेज में करवा रहा हूँ। तो आप अगर इलेक्ट्रिशियन मेरी जो सीरीज चल रही है उसमें अगर आप 45 या 46 नंबर का लेक्चर देखोगे, तो वहाँ पे केसीएल केवीएल स्टार्ट किया गया, तो आप उन क्लासेस को जाके जरूर देखें। और केसीएल होता है, केसीएल किरचॉफ करंट लॉ, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आवेग संरक्षण के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, केसीएल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कौन सा नियम कार्य करता है? वोल्टेज, किरचॉफ वोल्टेज नियम कार्य करता है। ओके, और अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, और आपका ट्रांसफॉर्मर हो गया। ये आपने अभी पिछली क्वेश्चन आपने देखा है। ओके, तो आइए चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आरएमएस मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है? जो आरएमएस मान होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है? तापमान के आधार पर परिभाषित किया जाता है। जो हम डीसी और एसी से हम जब तुलना करते हैं, जैसे कोई भी हम उपकरण लगाते हैं, समझिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए, जैसे आपने कोई भी लोड लगा रखा है, जैसे 200 वाट और 200 वाट का लोड लगा रखा है, और आपने क्या किया, उसमें बहने वाली धारा का मान भी आपने समान रखा, लेकिन उसमें जो कार्य करने वाली जो वोल्टेज सोर्स होती है, वो वोल्टेज आपने एसी के अंदर तो 220 वोल्ट दे दी, और डीसी के अंदर वो 180 वोल्ट पे कार्य कर रहा है। कहने मतलब हमें जितनी हीट चाहिए, जैसे आपने कोई हीटर लगा रखा है और उसमें जो सप्लाई दी, मैं डीसी के अंदर तो आपको कम वोल्टेज देना पड़ा, और एसी के अंदर आप ज़्यादा वोल्टेज दे रहे हो, तो आपका जो कार्य हो रहा है वो तापमान के प्रभाव पर होता है। आरएमएस मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है? तापमान के प्रभाव पर परिभाषित किया जाता है। आप इस क्वेश्चन को समझ लेते हो, तो इनसे रिलेटेड, आरएमएस मान से रिलेटेड जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन न्यूमेरिकल जो सीरीज चल रही है, उसमें आप ऐसी क्लासेज देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गतिशील तत्व कहलाता है? गतिशील तत्व कौन कौन सा होता है अपना? एक तो इंडक्टर होता है, और एक कैपेसिटर होता है। इनमें क्या होता है? कैपेसिटर में क्या होता है फ्रेंड्स? में करंट का मान
90 डिग्री आगे होता है। किससे होता है? वोल्टेज से। और जो इंडक्टर होता है, इस प्रेरक तो इंडक्टर का मात्रा क्या होता है? हेनरी होता है। और कैपेसिटर का मात्रा क्या होता है? फेरड होता है। ये आपको क्वेश्चंस ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपके प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर में क्या, तो वोल्टेज का मान 90 डिग्री आगे होता है। अब किससे आगे होता है? ये करंट से आगे होता है। तो आप लीडिंग और लैगिंग के केस भी यहाँ से समझ सकते हो। ओके, जहाँ पे करंट में आगे होगी वो क्या रहेगा? अपना लीडिंग रहेगा। और जहाँ पे करंट पीछे होगी, पार्श्वगामी होगी, वहाँ पे क्या होगा? लेगिंग होगा। मैं करंट से हम देख सकते हैं। प्रतिरोधक ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है? जो प्रतिरोधक होता है वो ऊर्जा को किस रूप में खर्च करता है? वो उष्मा के रूप में खर्च करता है। अब आपने देखा, अपना जो एक हीटर होता है वो एक रेजिस्टेंस ही होता है। ओके, अब उसमें जैसे हम सप्लाई देते हैं, वो क्या होता है? एक हीट में उष्मा उत्पन्न, उसमें परिवर्तन कर देता है अपनी जो वोल्टेज, इनपुट की गई वोल्टेज को। अब जैसे हमने दी सप्लाई तो वो उसमें उत्पन्न करने लगा, तो वो किस में जनरेट कर रहा है? वो प्रतिरोधक के रूप में। अब प्रतिरोधक ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त कर रहा है? मैं किस रूप में जो अपनी पावर को खपत कर रहा है? उष्मा के रूप में खपत कर रहा है। ओके, तो सक्रिय फिल्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सक्रिय फिल्टर में निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? मैं कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? अब आप इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? इनमें से कोई नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखें। जो सर्किट होता है, सर्किट फिल्टर में कोई भी सक्रिय फिल्टर, जो एक्टिव फिल्टर में निम्न में से कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? में कैपेसिटर भी उसमें अनुपस्थित होता है। आप एम्प ये भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और प्रतिरोधक भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या होती है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। अब आपने देखा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? धारा कहलाती है। अब आपने ये भी परिभाषा सुनी होगी, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को भी हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को समझिए, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चार संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कम परमाणु क्या होते हैं? चार संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कम परमाणु क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जो अपनी जो चालक की परिभाषा क्या होती है? में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या 5, 7 में क्या मतलब 5, 6, 7 में उससे अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या होता है? चालक की श्रेणी में आता है। और अपना जो जो कहते हैं अर्धचालक होता है, वो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अपना 1, 2, 3 वाला जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होता है, कम वाले इलेक्ट्रॉन्स, कम परमाणु संख्या वाला इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो किसमें होता है? चालक में होता है। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कम परमाणु क्या होता है? चालक होता है। एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है? जो अपना विद्युत क्षेत्र होता है वो किसका विक्षेपण कर सकता है? अल्फा कण का विक्षेपण कर सकता है। आंसर क्या रहेगा अपना? सी। निम्न पदार्थों में से किसकी उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है? उच्चतम विद्युत सुचालकता किसकी होती है? अब यहाँ पे इस्पात, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना आपके ऑप्शन रहेंगे। तो अपना आंसर क्या रहेगा? चांदी रहेगा। उच्चतम विद्युत सुचालकता क्या नाम मतलब कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा रहेगी? चांदी की सबसे ज़्यादा होती है। अगर किसी प्रतिरोधक का 3 रंग बैंड पीला, बैंगनी और काला है, तो प्रतिरोधक का मान क्या रहेगा? इसमें आपका आंसर क्या रहेगा? 47 रहेगा। क्योंकि आप देखिए फ्रेंड्स, आपका जो ये बैंगनी, जो ये स्टार्टिंग में पीला, तो आपको ये बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, गुड सन, नॉट वाली आपको ये सारणी याद रहनी चाहिए फ्रेंड्स। तो आप इसमें देखिए, मैं पीला किस नंबर पे आ रहा है? काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला। तो पीला आ रहा है अपना मैं 4 नंबर पे है। क्या नाम वैसे 5 नंबर पे आ रहा है, तो इसका कलर कोड कितना रहेगा? 4 नंबर रहेगा। एक कम कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आपका काला क्या रहता है? मैं काला देखिए, ये सॉरी फ्रेंड्स, बैंगनी देखा, तो बैंगनी कितने नंबर पे आ रहा है? 8 नंबर पे आ रहा है। तो उसका मान हम क्या लेते हैं? 7। क्या नाम एक माइनस करके लोगे, क्योंकि 0 से हम स्टार्ट करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आता है। तो आप इनसे समझ सकते हो और इनको याद रखें। ओके, और एक 200 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होता है? 200 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध का मान हमें पूछा गया है। तो आपको पता है आर बराबर क्या होता है? V² अपॉन P होता है। तो 200 मल्टीप्लाई 200 अपॉन 200 का आप जब भाग दोगे तो अपना मान क्या आएगा? 200 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर रहेगा। यदि कोई कैपेसिटर 20 वोल्ट पर 0.3 कूलम का चार्ज वहन करता है, तो इसकी धारिता, अब हमें धारिता का मान पूछा गया, में Q बराबर क्या होता है? C इंटू V होता है।
अब आपको सी का मान दे रखा है और आपको मैं क्यू का मान दे रखा है और वोल्टेज का मान दे रखा है। तो आप जब 0.3 आपको क्यू का मान दे रखा है और आपको धारिता का मान निकालना है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी हो जाएगा। अब 0.3 कूलम के अंदर आप जब 20 का भाग दोगे तो आपका आंसर क्या रहेगा, 0.015 फेरेड होगा। ओके फ्रेंड्स, यदि एक संधारित्र को 484 न्यूटन के रूप में चिन्हित किया गया है तो इसका मूल्य क्या होगा, इसका मूल्य क्या होगा, 48 4 टाइम 0 पिको फेरेड होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसका आंसर क्या रहेगा अपना ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईएसआई कोड के अनुसार दिए गए रंग के तारों में से किसका प्रयोग अर्थ कनेक्शन के लिए करने का सुझाव दिया जाता है। अब आपको ये पता रखना है फ्रेंड्स, RYB अपना जो रेड होता है वो फेज के लिए होता है और पीला होता है वो भी फेज के लिए होता है, RYB, और नीला होता है वो भी फेज के लिए होता है। अब आपने काला वायर देखा, काला किसके लिए यूज करते हैं हम, माइनस के लिए। मैं कहना मतलब बैटरी का जो हम प्लस और माइनस लेते हैं तो बैटरी के अंदर प्लस से किसका रहता है, लाल वायर से हम डिनोट कर सकते हैं, और काला किसके लिए लेते हैं हम, माइनस वाले के लिए। अब न्यूट्रल के लिए भी हम कौन सा वायर प्रयोग में लेते हैं, काला वायर प्रयोग में लेते हैं। ओके, और आपका जो हरा वायर रहेगा ये अपना आंसर रहेगा, क्योंकि अर्थ कनेक्शन के लिए हम हरे वायर का प्रयोग, हरे रंग का जो वायर होता है उसका प्रयोग करते हैं। अब किसी जर्मेनियम डायोड के लिए निम्न वोल्टेज कितनी होती है, जर्मेनियम डायोड के लिए कितनी रहती है फ्रेंड्स, 0.3 वोल्ट होती है। और सिलिकॉन डायोड के लिए निम्न वोल्टेज का मान कितना होता है, 0.7 वोल्ट होता है। 0.7 वोल्ट किसका होगा, सिलिकॉन के लिए होगा। और 0.3 वोल्ट किसका रहेगा फ्रेंड्स, ये 0.3 वोल्ट जर्मेनियम डायोड के लिए होता है। तो ओके फ्रेंड्स, तो हम अपना जो नेक्स्ट जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप अपने AMR लाइव क्लास या IT चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आप इलेक्ट्रिशियन न्यूमेरिकल जो सीरीज चल रही है उन क्लासेस को जाके जरूर देखें।